हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास तक हमने हमारे चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ लिया था। हम लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाला था। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आता है वो आता है ln a नॉट अपॉन at इज इक्वल टू kt या फिर 2.303 log a नॉट अपॉन at इज इक्वल टू kt। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन था। इसके बाद हमने बात की थी इस रिएक्शन के हाफ लाइफ की। तो इस रिएक्शन की हाफ लाइफ क्या होती है? इस रिएक्शन की हाफ लाइफ होती है t हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन k। बोलो सही है। इस रिएक्शन की हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या है? 0.693 अपॉन k या फिर ln 2 अपॉन k। ये हमारी होती है फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ। इसी के साथ साथ हमने और भी चीजों की बात की थी, जैसे कि T75%। T75% एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है? 2 इंटू टी हाफ। और T87.5% एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है? 3 इंटू टी हाफ। साथ ही साथ हमने बात की थी कि T100% रिएक्शन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो हमने निकाला था T99.9%। T99.9% की वैल्यू क्या आई थी? याद होगा आपको, 10 इंटू टी हाफ। यही था। इसके बाद हमने और भी छोटी छोटी चीजें डिस्कस की थी। हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। न्यूमेरिकल्स करने के बाद हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो जो सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक थी वो क्या थी? याद करो कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में सेम फ्रैक्शन सेम टाइम में क्या होता है? कंप्लीट होता है। याद है, सेम फ्रैक्शन सेम टाइम में क्या होता है? कंप्लीट होता है। जो दूसरा पॉइंट था इसका वो क्या था? याद करो, हमने y% रिएक्शन के कंप्लीट होने की बात की थी, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट इसका क्या था कि किसी भी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को y% कंप्लीट होने के लिए जो टाइम लगता है वो उसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। याद करो, हमने एक फॉर्मूला लिखा था ln 100 अपॉन 100 माइनस y इज इक्वल टू kt। याद होगा आपको इस फॉर्मूला, ये हमने फॉर्मूला लिखा था और y क्या था? यहाँ पर जितनी परसेंट रिएक्शन क्या हो चुकी है? कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। ये पॉइंट था। और एक और हमने जो थर्ड पॉइंट पढ़ा था इसकी कैरेक्टरिस्टिक का, हमने वो पढ़ा था कि जब आपको रिएक्शन में जो कॉन्सेंट्रेशन दी जा रही है वो कॉन्सेंट्रेशन तो अलग अलग टाइम पे दी जा रही है, यानी कि 81 एंड 82। तो बहुत अच्छे से आपको याद होगा उसका फॉर्मूला भी बिल्कुल एक इस इक्वेशन से मिलता जुलता था, है ना। लेकिन यहां पर ए नोट की जगह क्या था? टाइम की जगह क्या था? T2 माइनस T1 इज इक्वल टू ln ए नॉट, यानी कि इनिशियल, और इनिशियल क्या बन जाएगा? 81 अपॉन 82। ये हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर ली थी। हाँ, हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर लिए थे इनके ऊपर, ठीक है। अब हम यहां से आगे मूव करते हैं और कुछ छोटी छोटी सी चीजें हम और डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हम यहां से आगे मूव कर रहे हैं। अब आप समझो वापस। हाँ, तो देखिए भाई, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन हमने क्या लिखा था? एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन हमने क्या लिखा था? हम ये पहले भी लिख चुके हैं, हम वापस से लिख रहे हैं। हमने लिखा था a नॉट अपॉन 2k। बोलो सही है। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन हमने क्या लिखा था? एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन हमने क्या लिखा था? t हाफ इज इक्वल टू, याद कीजिए वही लिखा हुआ, ln 2 अपॉन k। और एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का भी हमने लिख लिया था हमने, लेकिन वहां पर प्रोपोर्शनैलिटी की बात की थी, ठीक है। यहां देखो, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ है वो t हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a नोट की पावर 1 है। यहां पर जो t हाफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a नोट की पावर 0 है। तो हमने वहां से बोल दिया था, हमने ये बोल दिया था कि जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है उसका जो t हाफ आना चाहिए वो a नोट की पावर -1 के क्या आना चाहिए? प्रोपोर्शनल आना चाहिए, ठीक है। और एक और चीज अब यहां से देखें, क्योंकि ये तो आप पहले ही पढ़ चुके हो, तो जो यहां नई चीज क्या है, तो देखो यहां से आप टी हाफ का फॉर्मूला या एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हो? आप समझो भाई, है ना। जब ऑर्डर 0 है तो जो टी हाफ है वो पावर 1 पे 1 की क्या है? प्रोपोर्शनल है। जब ऑर्डर 1 है तो किसके प्रोपोर्शनल है? ए नोट की पावर 0 के, ठीक है। और यहां से भी हम देख रहे हैं कि ए नोट की पावर -1 के प्रोपोर्शनल है। तो बताओ आप क्या यहां पर टी हाफ को बोल सकते हो कि जो टी हाफ है वो प्रोपोर्शनल है 1 माइनस n के। और n क्या होता है? रिएक्शन का ऑर्डर, जहां पर n क्या है? ऑर्डर
ऑफ रिएक्शन। बोलो सही है। अब देखें, आप यहां पर n की वैल्यूज को पुट करते जाओ, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। देखें, जब एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे तो यहां पर आप n की वैल्यू को क्या पुट करेंगे, जीरो। बताओ n की वैल्यू को जब जीरो पुट किया तो बताओ टी हाफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आया, a नॉट की पावर 1 के ना। देखो प्रूव हो रहा है ना। आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू को क्या पुट करो, 1, तो 1 - 1 0 हो जाएगा। बताओ टी हाफ जो होता है एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a नॉट की पावर 0। बताओ क्या वो मिल रहा है क्या, तो बताओ सेकेंड ऑर्डर के लिए भी मिल जाएगा ना। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, आप इसको नोट करें। ठीक, हाँ भाई, हमने कहा था कि हम इस एक्सप्रेशन को आगे देखेंगे। ठीक है, आएगा, बस एक हमने इस चीज को लिख लिया है, आएगी चीज हम प्रूव करेंगे इनको कि ये सही है कि नहीं। ठीक है, और दूसरी चीज की जब हम बात करें, देखो हमने अभी इसकी कैरेक्टरिस्टिक वापस से डिस्कस की थी। ठीक है, पहला पॉइंट क्या था कैरेक्टरिस्टिक का, कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में सेम फ्रैक्शन सेम टाइम में कंप्लीट होता है। तो याद करो, हमने एक ऑर्डर लिखा था, a नॉट गिव्स a नॉट बाई 2 गिव्स a नॉट बाई 4 गिव्स a नॉट बाई 8 गिव्स a नॉट बाई 16, ऐसे आगे तक है। याद करो, बताओ a नॉट से a नॉट बाई 2 आने में कितना टाइम लगता है, टी हाफ। बताओ a नॉट बाई 2 से a नॉट बाई 4 आने में कितना टाइम लगता है, ये लास्ट लेक्चर की बात है। a नॉट बाई 4 से a नॉट बाई 8 आने में कितना टाइम लगता है, टी हाफ। यहां पर भी कितना टाइम लगता है, टी हाफ। बोलो सही है। अब आप एक काम करो, देखो ये आपको जो कॉन्सेंट्रेशन का अमाउंट दिख रहा है, आप क्या करो, आप फाइनल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन करो। ठीक है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, फिर फाइनल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। देखें क्या कर रहे हैं हम, देखो ये आप इन दोनों को देखो, अभी ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, बताओ आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 1/2। अगला देखें, इन दोनों को उठा लो, बताओ ये फाइनल हो जाएगा, इनिशियल हो जाएगा। तो a नॉट बाई 4 अपॉन a नॉट बाई 2, बताओ कि आपको इसका रेशियो फिर से क्या मिलेगा, 1/2। इन दोनों को उठा लो, a नॉट बाई 8 अपॉन a नॉट बाई 4, क्या आपको फिर से रेशियो क्या मिलने वाला है, 1/2 मिलने वाला है ना। बोलो कुछ समझ में आ रहा है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर रेशियो निकाल रहे हैं, और आपको दिख रहा होगा कि रेशियो तीनों कंडीशंस में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है समझ में। बताओ जब आप जो कंटिन्यूअस जो टर्म्स होती हैं, जब आप उनका रेशियो लेते हो और अगर वो रेशियो जो होता है सेम आ जाता है, तो बताओ आप उस प्रोग्रेशन को क्या नाम देते हो, हाँ उस प्रोग्रेशन को आप क्या बोलते हो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखें, ये जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपके पास बन रहा है, इसकी कंडीशन क्या है कि सेम टाइम इंटरवल में ये होना चाहिए। समझ रहे हो ना, जब कॉन्सेंट्रेशंस जो आपको दिख रही हैं वो सेम टाइम इंटरवल में जीपी को फॉलो कर रही हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, कि टाइम इंटरवल सेम होना चाहिए, तभी हम इस चीज को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं, जब कॉन्सेंट्रेशंस जीपी को फॉलो कर रही हो, ठीक है, लेकिन टाइम इंटरवल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि रिएक्शन कौन से ऑर्डर की होगी, फर्स्ट ऑर्डर की होगी। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखें जब टाइम इंटरवल सेम हो, जब टाइम इंटरवल सेम हो, तो आप जब इन टर्म्स का क्या निकालोगे, रेशियो निकालोगे, तो ये क्या आएगा, सेम आएगा। और ऐसी रिएक्शंस, ये एक पहचानने का तरीका है किसको, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को। तो ऐसी रिएक्शंस कौन से ऑर्डर की होती है, फर्स्ट ऑर्डर की होती है। ठीक है, कॉपी करें इसको। ठीक है, तो आप यहां लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, फॉर सेम टाइम interval concentrations, for same time interval concentrations are in GP for a first order reaction। ठीक है, सेम टाइम इंटरवल में कॉन्सेंट्रेशंस किस में होती है, जीपी में होती है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखें भाई, जो चीजें आपको मैं लिखवा रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
ये पहचानने का तरीका है क्वेश्चन में डायरेक्ट किसको, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को। आपसे बोलेगा बताओ रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, ठीक है, कुछ डेटा दे दिया कॉन्सेंट्रेशन का, तो भाई आप किसी लंबे मेथड की तरफ जाने की जगह आप सिर्फ ये देखें, आप ये चेक करें क्या इनका रेशियो सेम तो नहीं आ रहा, और अगर रेशियो सेम आ रहा है तो बताओ आपके पास रिएक्शन कौन से ऑर्डर की हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन आपके पास हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं आगे। अब आप देखें, देखो आपने इक्वेशन पढ़ा है फर्स्ट ऑर्डर का, ln a नॉट अपॉन at इज इक्वल टू क्या होता है, kt होता है। आप इसको सॉल्व करें, थोड़ा सा सॉल्व करने का मतलब क्या है, आप इसको ब्रेक करें, ln a नॉट माइनस ln at इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, kt। आप क्या करें, इसको इस तरफ ले जाए, मतलब ln at वाले टर्म को क्या करते हैं, सेपरेट कर दें, और ये हो जाएगा ln a नॉट माइनस kt। सही है। अब आपको क्या करना है भाई, आपको ग्राफ बनाना है। आप समझ लीजिए जो चल रहा है ना, ये पका पकाया क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो ग्राफ बन रहा है, बना रहे हैं हम किसके बीच में बना रहे हैं, ln at और t के बीच में, ln at और t के बीच में ग्राफ बन रहा है। बता सकते हो क्या होगा, बताओ क्या ये आप इसको, क्या आप इस चीज को y से कंपेयर कर सकते हो, ये क्या हो जाएगा y। क्या ये भाई a नॉट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, कांस्टेंट होती है, तो आप इसको क्या मान लोगे, c। देखो x एक्सिस ये रहा t वाला, तो बताओ इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। यानी कि जो इक्वेशन बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, y इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स। और बताओ इस टाइप के इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, बता सकते हैं आप, बताओ इस टाइप के इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, भाई पॉजिटिव इंटरसेप्ट है और नेगेटिव स्लोप है, तो बताओ क्या ग्राफ कुछ ऐसा होता है क्या, बोलो। एक स्ट्रेट लाइन है, कोई कर्व नहीं है ये, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव इंटरसेप्ट एंड नेगेटिव स्लोप। और बताओ इसके स्लोप की वैल्यू अगर आपसे कोई पूछे तो बताओ, बता सकते हो कि इसका स्लोप क्या होगा, ये रहा, इसका स्लोप क्या होगा, माइनस के, इसका क्या होगा, स्लोप होगा। ठीक है, अब देखें इसी में एक चीज और, अगर आपसे बताओ, अगर आपसे यही ग्राफ अगर आपसे log AT और t के बीच में बनवाता तो क्या होता, अगर यही ग्राफ आपसे log AT और t के बीच बनवाता तो क्या होता। आप देखें कैसे वैल्यूज चेंज होती हैं। तो आपके पास इक्वेशन क्या है, 2.303 log a नॉट अपॉन AT इज इक्वल टू KT, बोलो सही है। आप क्या कर दो, 2.303 को इधर शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा log a नॉट अपॉन AT, और इसको ओपन करोगे तो log a नॉट माइनस log AT इज इक्वल टू K अपॉन 2.303 इंटू T। अब वापस से क्या करो, सेपरेट करो, log AT इज इक्वल टू log a नॉट माइनस K अपॉन 2.303 इंटू T। बन गया इक्वेशन। अब आप देखें ये वापस से क्या हो गया भाई, हम ग्राफ बना रहे हैं किसके बीच में, इसके बीच में और टाइम के बीच में, तो ग्राफ किसके बीच में, log AT एंड टाइम t के बीच में, बोलो सही है। आप क्या करोगे, जब ग्राफ देखोगे तो बताओ ग्राफ अभी भी कौन सा दिख रहा है आपको, y इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स, बोलो सही है। और ग्राफ का नेचर अभी भी कैसा होगा, सेम होगा, जैसा वो था वैसा ही है, लेकिन बताओ डिफरेंस किस चीज का होगा। हाँ, डिफरेंस किस चीज का होगा, एक तो ये जो इंटरसेप्ट है वहां पर ये इंटरसेप्ट क्या था, ln a नॉट, और यहां पर ये इंटरसेप्ट क्या है, log a नॉट, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो स्लोप है वो यहां पर क्या होगा, माइनस ऑफ k अपॉन 2.303। ठीक है, तो ये जो दोनों चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई इक्वेशन देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन जब आपसे अगर ग्राफ के फॉर्म में बोलेगा तो ln और log का ग्राफ अलग अलग होगा, मतलब ln और log का ग्राफ का नेचर कैसा होगा, बिल्कुल एक जैसा होगा, लेकिन क्या डिफरेंस होगी, क्या डिफरेंट होगी, स्लोप क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, बनाया फटाफट से, और हम मूव करते हैं फर्स्ट ऑर्डर के और न्यूमेरिकल्स के साथ। ठीक है, कॉपी करें, कॉपी कर लिया होगा। अब हम मूव कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ, तो ये तैयार हो जाए सब।
देखें कुछ न्यूमेरिकल्स हमने लास्ट क्लास में भी कर लिए थे, कुछ थोड़े से और करते हैं, ठीक है। तो लिखें अपना पहला न्यूमेरिकल लिखें। क्या है, आपको बोल रहा है रेट कांस्टेंट, ये तो पहले ही मना कर गया। चलो क्वेश्चन क्या है, रेट कांस्टेंट for a first order reaction, for a first order reaction is 1.386 minute inverse, full stop. Calculate the concentration, calculate the concentration of reactant left after 8 minutes, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन, ट्राई करें। चलो कर लिया होगा। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ना, समझे आपने जैसे भी किया है, लेकिन अब मेरे थ्रू इसको समझे कैसे करना है। देखो आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या दी हुई है, 1.386 है। बोला गया कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की। बताओ यूनिट भी देखो, रेट कांस्टेंट की यूनिट आपको क्या दिखेगी फर्स्ट ऑर्डर में, मिनट इनवर्स या टाइम इनवर्स दिखेगी आपको, ठीक है। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर 8 मिनट, शायद आपने कर लिया होगा, आपने शायद इन इक्वेशंस के थ्रू आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा कैसे ना कैसे, लेकिन आप समझे दूसरा मेथड इसका, ठीक है भाई। पहला मेथड बहुत आसान है, आप ln A0/80 इज इक्वल टू KT से कर लो, या 2.303 log A0/80 इज इक्वल टू KT से कर लो, ठीक है। अब आप देखें क्या कह रहा है कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू इतनी है। बताओ क्या आपने कल एक चीज पढ़ी थी कि AT इज इक्वल टू 2 की पावर n, याद करो कि आपने ऐसा कुछ पढ़ा था, क्या पढ़ा था ना। बताओ यहां पर n क्या थी, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, ठीक है। नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स पढ़ा था आपने, याद होगा आपको, नहीं याद तो पन्ने पलट के देख लें, ठीक है। हाँ अब यहां तक तो आपने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। आप एक और चीज समझें कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कैसे निकल के आएंगी। बताओ नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कैसे निकल के आ सकती हैं। बताओ जब आप गिवन टाइम को हाफ लाइफ से यानी कि टी हाफ से डिवाइड करोगे तो बताओ कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स आएंगी। बोलो सही है क्या भाई, आपके पास जो टोटल टाइम है उस टोटल टाइम को अगर आप टी हाफ से डिवाइड कर दो, बताओ कि आपके पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स आएंगी ना, ठीक है। बोलो सही है। तो हम यहां पर n कैसे निकालते हैं, n का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो सकता है, क्या बोल सकते हैं उसको, t/t हाफ। ये मैं कुछ अलग से चीजें बता रहा हूं अभी, ठीक है, यही जो इस क्वेश्चन में यूज होंगी। अब आप देखें क्वेश्चन को, ठीक, k दिया हुआ है 1.386, ठीक है। k की वैल्यू दी हुई है कितनी, 1.386। अब जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिखें या जब भी आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू कुछ ऐसी दिखे या टाइम की वैल्यू कुछ ऐसी दिखे जो मल्टीपल हो किसका, देखो याद करो आपके पास टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, 0.693/k। आप समझ सकते हैं कि 0.693 इंटू 2 ये होता है, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसी कोई वैल्यू मिले k की तो आप वहां पर आंखें बंद करके आप क्या निकाल लो, बहुत आराम से आप क्या निकाल लो, सबसे पहले वहां पर टी हाफ, भले में कुछ नहीं आ रहा लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है, टी हाफ निकाल लेना है, ठीक है। जब भी कोई k या कोई भी वैल्यू आपको इस k मल्टीपल की फॉर्म में मिले तो आप सबसे पहले क्या निकाल लो, टी हाफ निकाल लो, ठीक है। अब टी हाफ अगर आप यहां पर निकालोगे तो देखो क्या आएगा, 0.693/1.386, बताओ कितना हो गया, सॉरी 1/2 हो गया, 1/2 1/2 क्या हो गया इसका, टी हाफ। अब आप याद करो मैंने आपसे बोला था कि ये एक्सप्रेशन कब यूज किया जाता है, जब गिवन टाइम, ये एक्सप्रेशन कब यूज किया जाता है, जब गिवन टाइम टी हाफ का क्या होता है, मल्टीपल होता है। बोला आ रहा समझ में, मैंने बोला था कि जब ये एक्सप्रेशन कब यूज किया जाता है, जब जो गिवन टाइम होता है वो किसका मल्टीपल होता है, टी हाफ का। बताओ क्या ये जो 8 मिनट्स हैं क्या इसका मल्टीपल है ना, बोलो सही है क्या। बताओ यहां से अगर आप n की वैल्यू निकालो, इस वाले n की वैल्यू, तो बताओ आपके पास गिवन टाइम कितना है, 8 मिनट्स, और हाफ लाइफ कितनी है, 1/2,
2 मिनट्स। बताओ ये कितना आ गया 16, बोलो। और 16 आ गया, क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर 8 मिनट, यानी कि बताओ जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो आफ्टर 8 मिनट कितनी हो जाएगी, A0/2 की पावर 16। तो ये रहा क्वेश्चन, ये रहा इसका आंसर। आप देखें भाई बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना, लेकिन हमें क्वेश्चन देखो, आप क्वेश्चन किसी भी तरीके से कर सकते हो, काफ़ी सारे मेथड्स हो सकते हैं। भाई मैंने इसको नॉर्मल मेथड से क्यों नहीं किया, क्योंकि उसको आप कर सकते हो, थोड़ा सा डिफरेंट हमें सीखना है। तो देखें इस टाइम पे यहाँ इस क्वेश्चन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है ये, जो कि आपको इसका मल्टीपल दिख रही होगी। तो जब ऐसी कोई कंडीशन आए तो आप पहले वहाँ पर क्या निकालो, T½ निकालो। अब देखो इस क्वेश्चन में कोई बहुत अलग सी चीज़ नहीं पूछी है, इसमें सिर्फ क्या पूछा था कि बताओ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा आफ्टर 8 मिनट। बोलो सही है। अब मेथड हो सकता है दूसरा भी हो सकता है, लेकिन हमने इसको T½ से करना चाहा। तो बताओ ये किसी भी टाइम T पर ही तो कॉन्सेंट्रेशन होती है ना, और ये उसका फॉर्मूला होता है A0/2 के। हाँ, कंडीशन क्या आती है कि ये फॉर्मूला हम कब यूज करें, जब हमें जो गिवन टाइम है वो किसका मल्टीपल दिख रहा हो, T½ का। तो इसलिए हमने यहाँ क्या निकाला है, T½ कितना आया 1/2 मिनट्स। बोलो सही है, 1/2 मिनट्स। और यहां से हमने देखा कि जो T½ है या जो गिवन टाइम है वो क्या है, T½ का मल्टीपल। तो हमने इस फॉर्मूला के लिए, इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए n निकाल लिया और डायरेक्ट फॉर्मूला को पुट कर दिया। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, एक ये मेथड है, एक नॉर्मल मेथड है। कौन सा मेथड नॉर्मल, कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, 2.303 log A0/AT = KT, है ना। आपको K पता है, आपको T पता है, आपको A0 नहीं पता, A0 नहीं पता, हाँ नहीं पता ना। और आपको क्या पूछ रहा है, AT पूछ रहा है। तो कोई बात नहीं, यहां से जो आंसर आएगा वो किसके टर्म्स में आ जाएगा, A0 के टर्म्स में निकाल लेंगे ना। लेकिन आप समझ रहे हो यहां से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, log 10 रहेगा, log को हटाना वगैरह ये सारी चीजें यहाँ पे काम आएंगी। तो इसलिए आप मेथड को पहचानना सीखिए कि कब कौन सा मेथड लगाना है। ठीक है, ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, आप इसको कॉपी करें। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है A gives 3B, A gives 3B। और इस क्वेश्चन में आपको जो K दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है 0.693 मिनट इनवर्स। ठीक है, 0.693 मिनट इनवर्स। और बोल रहा है कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, कैलकुलेट द concentration of B after 60 seconds if A0 = 2 मोलर। ठीक है, if A0 = 2 मोलर। ट्राई करें, कर लिया भाई, आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लिया करें। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो, आपके पास रिएक्शन क्या है, A gives 3B। देखो पूछ क्या आ रहा है, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, यानी कि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। आफ्टर 60 सेकेंड्स इफ A0 = 2 मोलर। अब आप देखें, मतलब वापस आपको K दिख रहा है क्या, K कितना है 0.693। यानी कि आप भी, मैंने आपको अभी बताया था कि जब भी आपको ऐसे कोई एक्सप्रेशन दिखे तो आप पहले क्या निकाल लो, T½ मतलब T½ का फॉर्मूला क्या होता है 0.693 अपॉन K, यानी कि 0.693 अपॉन 0.693। बताओ कितना आया, 1 मिनट। बताओ T½ इस रिएक्शन का कितना आ चुका है, 1 मिनट। अगर आप 1 मिनट को सेकेंड्स में लिखो, बताओ कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स ना। देखो वही तो पूछ रहा है, आया समझ में। ठीक है, तो 60 सेकेंड्स हमारा क्या है, T½ यानी कि जो A0 है, यानी कि जो A की कॉन्सेंट्रेशन है वो 60 सेकेंड्स में क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी ना। अब आप देखो जो A की कॉन्सेंट्रेशन दी है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वो कितनी है, 2 मोलर। देखें A gives 3B, टाइम T = 0 पर कितना था
2 मोलर, ये कुछ नहीं था। और किसी टाइम टी पर जो कि कितना दिया हुआ है 60 सेकेंड्स, किसी टाइम टी जो कि कितना है 60 सेकेंड्स, इसको रहने देते हैं 60 सेकेंड्स। बताओ ये कितना हो चुका है, बताओ इसका टी हाफ 60 सेकेंड्स है, यानी कि ये 2 मोलर से कितना हो चुका होगा 1 मोलर। बोलो सही है। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, वो 60 सेकेंड्स के बाद हमसे पूछ रहा है बी की कॉन्सेंट्रेशन। अब आप देखें भाई, अगर 1 मोल से 3 मोल बी बनता है तो बताओ यहां खत्म कितना हुआ है, ये 60 सेकेंड्स में कितना खत्म हो चुका है 1 मोलर यहां पर क्या हो चुका है, कंप्लीट या डिसोसिएट हो चुका है। तो बताओ 1 मोल से 3 मोल, तो जब 1 मोल खत्म होगा तो कितना मोलर बन गया होगा 3 मोलर। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, कॉपी करें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है a first order reaction is 75% completed, 75% completed in 100 minute. Calculate the time taken. Calculate the time taken for 87.5% रिएक्शन। ठीक है, ट्राई करें। कर लिया? देखिए सॉल्यूशन। अब आपको टी 75% उसने दे दिया है और पूछ के आ रहा है टी 87.5%। बताओ कैसे निकालें। बिल्कुल सही है भाई, आप समझे कि यहाँ ये दोनों किससे रिलेटेड होते हैं, दोनों के जो फॉर्मूलाज होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं, टी हाफ से। तो उसी के थ्रू इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बताओ जो टी 75% होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू टी हाफ, और जो टी 87.5% होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है 3 इंटू टी हाफ। क्या कर दो, दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, दोनों को जब डिवाइड करोगे तो बताओ ये टी हाफ से क्या कैंसिल हो जाएगा, टी हाफ से क्या कैंसिल हो जाएगा, टी हाफ। बताओ कि आपने को इसकी वैल्यू बताया क्या, बताओ टी 75% कितना दिया है 100 मिनट्स। इसको उस तरफ पहुंचा दो तो टी 87.5% और ये क्या हो जाएगा इधर इंटू 3/2। बताओ कितना आ रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया टी 87.5% इज इक्वल टू 150 मिनट्स। बोला आता है समझ में। ठीक है, कॉपी करें। लिख लिया होगा आपने। तो हम करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन। ठीक है, हाँ भाई आज हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं आज, उसके बाद हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, आपको एक ग्राफ दिया जा रहा है, आपको एक ग्राफ दिया जा रहा है किस किस के बीच में, आपको ग्राफ दिया जा रहा है ln AT और T के बीच में, और ग्राफ है कुछ ऐसा, है ना। ये जो आपको एंगल दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है आपको कितना 45 डिग्री। ठीक, ये आपको एंगल दिया जा रहा है कितना 45 डिग्री। तो व्हाट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट विल बी लेफ्ट, व्हाट अमाउंट ऑफ reactant will be left after 3.5 minute, after 3.5 मिनट। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ट्राई करें। कर लिया? हाँ भाई, तो भाई सबसे पहली चीज तो ये कि बताओ कहीं भी क्वेश्चन में आपको रिएक्शन का ऑर्डर या इसका ऑर्डर लिख के दिया कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, नहीं ना।
तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो आपको रिएक्शन का ऑर्डर पता चलना चाहिए, ठीक है। और वो आपको अगर लिख के नहीं दे रहा तो आप ग्राफ का नेचर समझ के पता करें। बताओ इस ग्राफ को हमने कहाँ पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में पढ़ा था। तो इसकी ये जो भी पर्टिकुलर जिस रिएक्शन के लिए ग्राफ बनाया होगा वो कौन से ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। अब देखें एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन थी तो याद करो आपने इक्वेशन क्या लिखी थी, ln a नॉट अपॉन ए टी इज इक्वल टू के टी, किसके थ्रू ये ग्राफ आया था, ln ए टी, मैं फाइनल इक्वेशन लिख रहा हूँ ln a नॉट माइनस के टी। बताओ ये इसी के थ्रू बना हुआ नहीं ग्राफ, बोलो ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि रिएक्टेंट कितना बचेगा आफ्टर 3.5 मिनट्स, बोलो। आपको एक जो गिवन टाइम है आपको क्या, आप मुझे बताओ टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है। हाँ अच्छा एक और चीज़, इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि जो ln2 है वो आपको कितना लेना है, 0.7, ठीक है। खैर उसमें घबराने की बात नहीं है, ln2 होता है 0.693 या उसको लगभग हम क्या बोल सकते हैं 0.7 भी बोलते हैं, 0.69 को हम लगभग क्या बोल सकते हैं 0.7 बोलते हैं। तो इसमें गिवन है कि आपको ln2 क्या लेना है, 0.7 लेना है, ठीक है। आप क्या करो बताओ, जो इसका स्लोप है, स्लोप बताओ इस ग्राफ का स्लोप आपको क्या दिख रहा है, इस ग्राफ का आपको स्लोप क्या दिख रहा है, माइनस के। इसका स्लोप आपको क्या दिख रहा है, माइनस के, सही है। अब आप बताओ माइनस के अगर आप यहां लिखो, सॉरी माइनस के की वैल्यू बताओ, स्लोप की वैल्यू क्या है, स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब आओ एंगल पे, है ना, स्लोप क्या होता है भाई, टेन थीटा क्या होता है, स्लोप होता है ना। तो अगर ये 45 है, ये 90, तो ये क्या होगा 45, ठीक है। और ये क्या होगा 135, ये हो गया 135। तो देखें आप क्या करें, यहां से स्लोप की वैल्यू निकालने सबसे पहले, क्योंकि हमें के की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। बताओ स्लोप यानी कि माइनस के इज इक्वल टू 10 135, वही टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, स्लोप होता है। और इसकी वैल्यू क्या होती है -1, यानी कि के की वैल्यू क्या आ चुकी है, बोलो 1 आ चुकी है ना, के की वैल्यू क्या आ चुकी है, 1 आ चुकी है, ठीक है। अब क्या करो, देखो हम क्या कर रहे हैं, वापस से हम निकाल रहे हैं टी हाफ, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ln2 अपॉन के, बोलो सही है, ln2 अपॉन के। और बताओ के की वैल्यू अभी आपने क्या लिखी है, के की वैल्यू आपने क्या लिखी है 1। बताओ टी हाफ क्या हो चुका है, टी हाफ क्या हो चुका है, ये हो चुका है 0.7 मिनट। अब देखो मैंने यार टी हाफ क्यों निकाला, मैंने यार टी हाफ क्यों निकाला, बताओ। क्या जो टी हाफ आपको दिख रहा है और जो आपको गिवन टाइम दिख रहा है, क्या जो गिवन टाइम है क्या वो टी हाफ का मल्टीपल है, क्या आ रहा है समझ में, मैंने क्यों निकाला। वापस से मैंने इस क्वेश्चन को उसी मेथड से किया जहाँ हम क्या करते हैं, हम गिवन टाइम को टी हाफ का मल्टीपल देख लेते हैं, ठीक है। अब बताओ क्या ये जो गिवन टाइम है कि टी हाफ का मल्टीपल है, यानी कि हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब देखो भाई हमसे पूछ क्या रहा है, वो कितना रिएक्टेंट बचा है यही पूछ रहा है ना। तो अगर मुझे दिख गया कि जो गिवन टाइम हो टी हाफ का मल्टीपल है, तो फिर तो मैं ये एक्सप्रेशन यूज कर सकता हूँ, a0/2 की पावर n वाला। बताओ n क्या है, गिवन टाइम कितना है 3.5 अपॉन टी हाफ कितना है 0.7। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। इसका मतलब 3.5 मिनट के बाद ए की कॉन्सेंट्रेशन जिसको हम 80 बोलते हैं, बताओ वो कितनी हो जाएगी a0/2 की पावर 5। और ये रहा आपका आंसर, ठीक है। इसको वापस हमने कौन से मेथड से किया है, इस वाले मेथड की हेल्प से किया है, ठीक है। हमने देखा कि टी हाफ का मल्टीपल है कौन, ये जो गिवन टाइम है, ठीक है। इसका और मेथड क्या हो सकता है भाई, वही a0 कुछ नहीं दिया तो a0 ही रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। के की वैल्यू हमने निकाली है और कुछ ना कुछ जो टाइम गिवन है, कितना टाइम गिवन है, दूसरे मेथड की बात कर रहा हूँ मैं, इसके अलावा और कैसे कर सकते थे a0। भाई आंसर देखो किसके टर्म्स में आया, क्योंकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कुछ नहीं पता तो हमें a0 मान के करना है, ठीक। क्या करते a0 मानते, यहाँ पर वही ये अपने को निकालना था कि आपने निकाल लिया था 1, टी पता था आपको इतने टाइम के बाद बात करनी थी, तो भाई इसको सॉल्व करते e की पावर में कुछ जाता, इसलिए ये वाला ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। फिर से अगला क्वेश्चन, क्या है अगला क्वेश्चन देखें।
अगला क्वेश्चन है, आपको एक रिएक्शन दी जा रही है NH2 NO2 aqueous gives N2O gas plus H2O लिक्विड, और पहले से आपको गिवन है कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की, ठीक है। और इस रिएक्शन का T½ भी उसने खुद ने दिया है, जो कि कितना है 2.1 आर, उसने आपको T½ भी खुद से दे दिया है। फिर if 6.2 ग्राम NH2 NO2 is taken, then calculate first part T 99% and second part volume of dry N2O produced at STP, और साथ ही साथ यहाँ पर भी आपको वैल्यू दी गई है किसकी, Ln2 इज इक्वल टू 0.7, ठीक है। ट्राई करें। कर लिया। देखिए क्या कर रहा है, भाई आपको एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोली जा रही है और इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आपको T½ दे दिया। T½ कितना 2.1। अब आप फिर से देखो वही चीज देखें आप, भाई T½ इज इक्वल टू ln2/k, और यहां पर जो T½ है वो कितना है 2.1 R इज इक्वल टू ln2 कितना है 0.7/k। देखो समझ में आया कि यहाँ पर k की वैल्यू क्या हो चुकी है, k की वैल्यू क्या हो चुकी है, ये हो जाएगा 3। k की वैल्यू क्या हो चुकी है 3, पक्का नहीं 1/3, 1/3 R इनवर्स। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ चुकी है, k की वैल्यू आ चुकी है। अब मैंने इस यहाँ पर k निकाला क्यों है भाई, आप समझें T 99.9% आपको निकालना है, बताओ T 99% आपको निकालना है। और आप अगर ये सोच रहे हैं कि इसमें कोई डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है, तो ऐसा कोई इसका फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला किसका था T 99.9% का था, ठीक है। मतलब कि जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएं जिसमें आप डायरेक्ट फॉर्मूला ना लगा सको, जैसे कि आपसे बोला जाए कि 30% रिएक्शन कंप्लीट होने पे बताओ कितने टाइम में कंप्लीट होगी, बताओ 45% रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होगी, या फिर 70% रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होगी, यानी कि जिसका आपने अभी तक कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। तो हाँ, अब शायद ये पहला क्वेश्चन है जो आप इस तरीके का आप कर रहे हो जिसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं अब देखें। भाई T 99% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, कितने टाइम में वो टाइम पूछ रहा है। अब आप देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे पहले पार्ट को, तो पहले पार्ट को जब आप सॉल्व करोगे तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, ln A0/AT इज इक्वल टू k इंटू टी, यही होता है। आपसे बोल रहा है कि इस पे T 99% आपसे निकालने का बोला जा रहा है। T 99% इज इक्वल टू, इसको मैं लॉग में कन्वर्ट कर रहा हूं 2.303 अपॉन, देखो k नीचे आ जाता, और k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू है 1/3 लॉग A0। भाई जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन नहीं दी तो A0 मानोगे। बताओ 99% कंप्लीट हो चुकी है, तो बताओ 1% बचा है, बताओ। और परसेंट को जब आप अमाउंट में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड बाय 100 कर दोगे, यानी कि बताओ क्या 0.01 ऑफ A0 ये बचा होगा। ये चीज़ तो आपको समझ में आ चुकी होगी। जब आप इसको सॉल्व करोगे T 99% को, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये ऊपर जाएगा तो ये 10⁻² हो जाएगा, 10⁻² हो जाएगा। और फाइनली देखो ये ऐसा कुछ रहेगा, लॉग 10, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10⁻²। तो T 99% इज इक्वल टू
ये हो गया 2 आ गया है, 6 हो गया, log 10 क्या हो गया 1 हो गया, तो 2.303 इंटू 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई करना, जो भी टाइम आता है ये आपका क्या है आंसर। आंसर किस में आएगा, आर्ट्स में आएगा। ठीक, ये हो गया इसका पहला पार्ट। दूसरा पार्ट बताओ, दूसरा पार्ट आपने किया होगा तो कैसे करना है, आया कुछ समझ में? वॉल्यूम ऑफ ड्राई NO2 प्रोड्यूस्ड एट STP, यानी कि ये जो आपके पास जो गैस प्रोडक्ट की साइड पे फॉर्म हो रही है, इसका पूछ रहा है क्या, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कौन सी कंडीशन में पूछ रहा है भाई, पहला पार्ट आपने उसका आपसे उसने जो पूछा था वो पूछा था T99%, तो इसी कंडीशन की बात करिए कि बताओ जब 99% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है तो वॉल्यूम ऑफ ड्राई NO2 प्रोड्यूस्ड एट STP, तो इसको कैसे निकालें। देखिए स्टार्ट कहां से किया था, 6.2 ग्राम। देखिए दूसरा पार्ट इसका 6.2 ग्राम से स्टार्ट किया था, तो 6.2 ग्राम तो नहीं लिखेंगे, हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, मोल्स के अंदर। तो बताओ मोल्स ऑफ NH2 NO2 इज इक्वल टू 6.2 अपॉन इसका मोल मास कितना हो जाएगा, देखो 62। इसका मोल मास कितना हो गया 62, कितना आ जाएगा 0.1 मोल, बोलो सही है। यानी कि हमारे पास इनिशियली NH2 NO2 कितना था 0.1 मोल। ठीक, अब देखो रिएक्शन लिख रहा हूं मैं वापस से, NH2 NO2 aqueous gives N2O गैस प्लस H2O लिक्विड, टाइम T इज इक्वल टू 0। आप देखो कितना है भाई, हमने इनिशियली कितना लिया था 0.1 मोल, और T 99% के टाइम पे बताओ T 99% के टाइम पे क्या हो चुका होगा भाई, 0.1 में से आप माइनस कर दोगे 0.1 का कितना परसेंट, 19%, मतलब इतना कंज्यूम हो चुका होगा ना, बोलो इतना कंज्यूम हो चुका होगा। बताओ 1 मोल से 1 मोल यानी कि जितना खत्म होगा उतना ही, अगर 1 मोल खत्म हो रहा है तो 1 मोल फॉर्म कर रहा है, यानी कि जब ये इतना खत्म होगा तो बताओ इतना ही तो फॉर्म करेगा। इसका अमाउंट लिख रहा हूं, इसके मोल्स लिख रहा हूं, ठीक है, ये मोल्स में ही चल रहा है, तो ये इतना ही तो फॉर्म करेगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक है। यानी कि आप बताओ मोल्स ऑफ N2O आपके पास कितने मिल रहे हैं, इतने टाइम के बाद कितने मिल रहे हैं, ये हो गया आपके पास 0.099 मोल्स आपको मिल रहे हैं किसके, N2O के। और आपसे पूछ क्या रहा है वो, आपसे वो पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ ड्राई N2O प्रोड्यूस्ड एट STP। अब बताओ यहां से आप वॉल्यूम कैसे निकालोगे भाई, आप बहुत बार पढ़ चुके हो, आपने मोल कॉन्सेप्ट में बहुत बार इस चीज को लिखा है। बताओ STP की कंडीशन पे 1 मोल गैस का वॉल्यूम क्या होता है 22.7, तो बताओ इस पर्टिकुलर टाइम पे वॉल्यूम ऑफ N2O क्या हो जाएगा 0.099 को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे 22.7, और ये आपका आंसर आ जाएगा किसके अंदर, लीटर्स के अंदर। ठीक, आ गया होगा समझ में, कॉपी करें। कॉपी कर लिया होगा आपने। चलिए अब हम मूव करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हाँ फिर से क्वेश्चन कर रहे हैं हम मूव करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है देखें, अगला क्वेश्चन है C4H8 gives 2C2H4, ठीक है। और आपको जो गिवन है यहां पर वो आपको गिवन है, यहां पर आपको दी जा रही किसकी वैल्यू, K की वैल्यू। K की वैल्यू आपके पास कितनी है 2.3 इंटू 10⁻⁻⁴ सेकेंड इनवर्स, ठीक है। ये है आपके पास साइक्लोब्यूटेन और ये आपके पास इथाइलिन, ठीक। बोल रहा है in what time will the molar ratio of ethylene to
साइक्लोब्यूटेन B1। कितने टाइम बाद मोलर रेशियो किसका, इथाइलिन टू साइक्लोब्यूटेन कितना हो जाए, 1 हो जाए। ट्राई करें, कर लिया सॉल्यूशन। अब देखो सबसे पहले भाई ऑर्डर तो दिया ही नहीं है, अब ऑर्डर नहीं दिया, के तो दिया है, बताओ के की यूनिट क्या दी हुई है, सेकेंड इनवर्स, और सेकेंड इनवर्स यानी कि टाइम इनवर्स जहां भी यूनिट आ जाती है बताओ के की, बताओ वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होती है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है। तो आप देखें ये रिएक्शन कौन से ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर की, तो आप लिख लें C4H8 गिव्स 2C2H4 टाइम t इज इक्वल टू 0 पर मान लिया कितना है A0, ठीक, कुछ नहीं होगा, किसी भी टाइम t पर ये क्या हो जाएगा A0 माइनस x, और ये कितना हो जाएगा 2x। बोलो सही है। आपसे क्या कह रहा है वो, बताओ कितने टाइम बाद मोलर रेशियो ऑफ इथाइलिन टू साइक्लोब्यूटेन, यानी कि ये इथाइलिन टू साइक्लोब्यूटेन, यानी कि वो देखो क्या कह रहा है आपसे, ये जो टाइम है वो ये टाइम क्या होगा जब इनका रेशियो इथाइलिन टू साइक्लोब्यूटेन इनका रेशियो कितना हो जाए 1। इसी के लिए वो डेटा पूछ रहा है आपसे, इसी के लिए वो टाइम पूछ रहा है जब ये वैल्यू कितनी हो जाए 1। तो आप इसको निकालने के बाद आप यहां से क्या कर लो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू A0 माइनस एक्स, और यहां से जब आप किसकी वैल्यू निकालोगे x की वैल्यू, तो ये कितनी आ जाएगी A0 बाय 3। तो देखो यहां से इस पर्टिकुलर रेशियो के केस में मतलब x कितना है A0 बाई 3, यानी कि ये कब का टाइम पूछ रहा है, ये कब का टाइम पूछ रहा है जब A0 में से कितना कंज्यूम हो जाएगा, A0 बाई 3 कंज्यूम हो जाएगा, और रह कितना जाएगा 2A0 बाई 3, वो वाला टाइम पूछ रहा है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना है, बस हमें ये यहां तक आ गया समझ में, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखें log 2.303 log A0 अपॉन A0 माइनस एक्स, भाई यही तो 80 होता है ना, ये क्या होता है 80 होता है, इज इक्वल टू K इंटू टी, ठीक है। करें सॉल्व, टाइम क्या हो जाएगा 2.303 K से डिवाइड कर दो, K की वैल्यू क्या है 2.3 इंटू 10⁻⁴ log A0 अपॉन A0 माइनस एक्स की वैल्यू क्या आई थी अभी A0 बाई 3, x की वैल्यू क्या आई थी अभी A0 बाई 3, देखें कैंसिल, तो टाइम इज इक्वल टू A0 से A0 चला जाएगा, यहां पर बचेगा 2A0 बाई 3, A0 से A0 जाएगा तो 3/2 है ना। तो ये हो गया, सबसे पहले तो इसको ऊपर करो तो 10⁻⁴ हो गया, अंदर जो बचेगा वो लिख रहा हूं, अगर आप चाहो तो मैं पूरा लिखूं, ये देखो यहाँ क्या हो जाएगा 2A0 बाई 3, देखो 3/2 आ गया। तो t इज इक्वल टू 10⁻⁴ log 3/2। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो 10⁻⁴ इंटू log 3 माइनस log 2, यह आएगा आपके पास इंटू, मतलब क्या होता है 0.47, log 3 की वैल्यू क्या होती है 0.47, और ये कितना होता है 0.3, ठीक है। तो t इज इक्वल टू ये क्या बचेगा ये बचेगा 0.17, और आप इसको लिख सकते हो 1.7 इंटू 4 को 10⁻⁴ को मैंने क्या कर दिया 1.7 लिख के इसको मैंने कर दिया 3, और यूनिट हमारी की किस में सेकेंड्स में, तो ये टाइम किस में आएगा सेकेंड्स में, और ये रहा आपका आंसर, ठीक है। कॉपी करें, चलो भाई कॉपी कर लिया होगा, तो हम करते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। बहुत क्वेश्चंस कर लिया आज हमने, तो हम करते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको गिवन है
A gas gives B gas plus C gas, ठीक है। और आपको दी जा रही है यहां पर किसकी वैल्यू, आपको दी जा रही है किसकी वैल्यू, K की वैल्यू, जो कि कितनी है 2.772 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स, ठीक। बोल रहा है ऑन स्टार्टिंग विद 0.1 मोल, on starting with 0.1 mole of A in a 2 liter container, find the concentration of A, find the concentration of A after 250 seconds, ठीक है। 250 सेकेंड्स उसने आपको ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो है 0.0125, ऑप्शन नंबर बी जो है वो है 0.025, ऑप्शन नंबर जो सी है वो है 0.05, और जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपके पास है कितना 0.1, ठीक। अब देखें भाई, ये आपका क्वेश्चन है और मैं आपको बता दूं क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और ज़्यादातर लोग इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, गलत ही करते हैं, है ना। तो अभी आपको एक टास्क मिल गया, जैसे मैंने बता दिया ना, ज़्यादातर लोग इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। अब आपका एक टास्क हो गया ना, अब देखते हैं आपका आंसर क्या आता है। चलो स्टार्ट करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर जो सी का अमाउंट दिया हुआ है वो कितना है, सॉरी जो रिएक्शन दी है ये दी हुई है क्या, A gives B plus 2C, आप इसको चेंज कर लेना, है ना। अब आप इसको वापस से ट्राई करो, ठीक है। देखिए आपने सॉल्व कर लिया होगा और देखते हैं क्या आंसर है इसका, ठीक। देखें भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन में, A gives B plus 2C, K की वैल्यू दी जा रही है। बताओ रिएक्शन का ऑर्डर नहीं पता लेकिन K की यूनिट पता है। रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की, तो रिएक्शन कौन से ऑर्डर की होगी, फर्स्ट ऑर्डर की। अब देखें भाई स्टार्ट किया है 0.1 मोल ऑफ A से, इसकी वैल्यू दी जा रही है और हम यहां पर क्या करने वाले हैं, हम यहां पर K की वैल्यू दी है, तो मैं पहले यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर पहले T हाफ की वैल्यू निकाल ले रहा हूं। T हाफ कितना होता है, क्या होता है, ln2 अपॉन K, K की वैल्यू बताए। और जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करोगे ना तो ये लगभग कितना आ जाएगा 250 सेकेंड्स, ठीक। ये आ जाएगा कितना 250 सेकेंड्स। और आप देखो 250 सेकेंड्स के बाद का ही आपसे वो पूछ रहा है, यानी कि 250 सेकंड्स के बाद का ही आपसे वो पूछ रहा है। और जो इस रिएक्शन का जो T हाफ है वो K की वैल्यू से पता चल रहा है कितना है भाई 250 सेकंड्स, यानी कि इस कंडीशन में A का आधा अमाउंट क्या हो चुका होगा, डिसोसिएट या रिएक्ट कर चुका होगा, ठीक है। तो यानी कि जब हम वापस से रिएक्शन लिखें, A gives B plus 2C, तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पर ये कितना था 0.1 मोल, ये कुछ नहीं था। और टाइम t हाफ पर जो कि कितना 250 सेकेंड्स के बाद की पूछ रहा है, वो बोल रहा है आपसे, तो 0.1 अपॉन ये क्या हो जाएगा 2। अब देखो इतना कंज्यूम हो चुका है, कितना 0.1 अपॉन 2 भी कंज्यूम हो चुका है और बचा भी इतना ही है, ठीक है। अब भाई 1 मोल से 1 मोल तो 0.1 अपॉन 2 एंड यहां पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.1, बोलो सही है, ठीक है। अब आपसे पूछ क्या रहा हो, फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर 250 सेकेंड्स, सही है। तो 250 सेकेंड्स के बाद बताओ इसके मोल्स कितने बचे हैं, इतने।
आपसे पूछ रहा है कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए आप क्या करोगे भाई, कॉन्सेंट्रेशन आप क्या करोगे, इतने मोल्स हैं डिवाइड बाय वॉल्यूम जो कि कितना है 2। देखिए भाई कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला है ये मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ये रहा वॉल्यूम कंटेनर का कितना 2 लीटर। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 0.025। हाँ यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। और अगर आपका ये आंसर आ रहा है, आंसर क्या है, गलत है। ठीक है, आप समझ जाओ कि आपका आंसर सही आया गलत आया। मैंने बोला था कि ज़्यादा लोगों का ये आंसर, ये क्वेश्चन ये ज़्यादा लोग क्या करते हैं, गलत करते हैं। ठीक है, अब देखें क्या है इसका आंसर। ठीक, बताओ ये गलत क्यों हो गया, क्योंकि एक गैसियस रिएक्शन दी है, इस गैसेस रिएक्शन ये गैसेस रिएक्शन जिस कंटेनर में हो रही है उसका वॉल्यूम भी दिया गया है, क्या है वो 2 लीटर। अब आप समझना, क्या आपको कहीं क्वेश्चन में बोला गया है, देखो गैसेस रिएक्शन है, क्या आपको कहीं क्वेश्चन में बोला गया कि आपके पास कंटेनर जो है वो क्लोज रिजिड कंटेनर है, नहीं ना। जब तक ये नहीं बोला गया तब तक हमारा कंटेनर कैसा रहेगा, ओपन कंटेनर रहेगा। समझ में आ रहा है। अगर आपको क्वेश्चन में, मैं आपको क्वेश्चन की कंडीशन बता रहा हूं, देखो इससे पहले भी हमने क्वेश्चंस किए हैं लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न समझो। इससे पहले गैसेस क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था लेकिन उसमें कॉन्सेंट्रेशन दी जा रही थी, समझ रहे हो ना। समझो बात को, समझो कि जब एक गैसेस रिएक्शन के साथ क्वेश्चन में वॉल्यूम भी दे दिया जाए तो उसको कंडीशंस डिफाइन करना जरूरी है। उसको लिखना पड़ेगा कि कंटेनर क्या है, क्लोज है या नहीं है या ओपन है, समझ रहे हो ना। यहां पर उसने ऐसा कुछ नहीं लिखा तो हम यहां पर क्लोज कंटेनर नहीं मान सकते। अब देखो क्लोज कंटेनर मानना ना मानने से क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि देखो जब रिएक्शन होगी तो ए खत्म होता जाएगा और बी क्या होते जाएंगे, फॉर्म होते जाएंगे। देखो एक गैसेस रिएक्शन है और जब गैसेस फॉर्म होंगी तो कंटेनर अगर क्लोज होता तो भाई पूरे मिक्सचर का वॉल्यूम क्या होता, 2 लीटर ही रहता। लेकिन कंटेनर ओपन है तो गैसेस जैसे जैसे फॉर्म होती जाएंगी तो वॉल्यूम भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। बात आ रही है समझ में। ठीक है, तो चीज को समझना कि जब एक गैसेस रिएक्शन दी हुई है और साथ में वहां पर वॉल्यूम दिया हुआ है तो उसको मेंशन करना जरूरी है कि कंटेनर रिजिड है या नहीं है, क्लोज है या नहीं है। ठीक है, अगर ये क्लोज होता तो हमारा आंसर बिल्कुल सही होता, लेकिन उसने कहीं नहीं दिया हुआ। तो देखें अब रिएक्शन हमारे पास क्या है, ए गिव्स बी प्लस 2c। ठीक है, बताओ टाइम t इज इक्वल टू 0 पे कितना था, 0.1, ये कुछ नहीं था। और किसी टाइम t पर, यानी कि जो उसका t हाफ है, ये लिखा था अभी तक हमने, और ये कितना हो गया था 0.1 मोल, 0.1 मोल। ठीक है, अब ये बात आती है कि जब ये रिएक्शन यहां तक पहुंच चुकी है तो अगर कंटेनर ओपन है तो फिर वॉल्यूम निकालना जरूरी है। ठीक है, अब आप समझो भाई वॉल्यूम भले ही चेंज हो रहा है लेकिन आप समझो कि एक ओपन कंटेनर है और ओपन कंटेनर पे प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये हम स्टेट्स ऑफ मैटर में देख चुके हैं, इसके काफी सारे न्यूमेरिकल्स हमने किए हैं। जब एक कंटेनर ओपन रहता है तो प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, जो कि एक्सटर्नल प्रेशर होता है 1 atm। और अगर हम कोई भी रिएक्शन करवाते हैं तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही रहती है। ठीक है, यानी कि पी और टी हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट। और पी और टी जब कांस्टेंट होते हैं तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, N होता है। सही है, अब देखें यहां से आप लिख सकते हो V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। बताओ V2 वो फाइनल वॉल्यूम है जब रिएक्शन यहां तक पहुंच चुकी होगी। ठीक है, V1 हमारा इनिशियल वॉल्यूम है जो कि कितना था 2 लीटर। N2 फाइनल मोल्स क्या है, अब फाइनल मोल्स में तो बताओ भाई सारी गैसेस के मोल्स काउंट होंगे, यानी कि 0.1 अपॉन 2 प्लस 0.1 अपॉन 2 प्लस 0.1 यानी कि 0.2 और इनिशियल मोल्स कितने थे 0.1। अगर आप देखें तो जो V2 है वो कितना आ जाएगा यार, आपका 4 लीटर। ये आपका कितना आ रहा है 4 लीटर, यानी कि आपका जो फाइनल वॉल्यूम, इस कंडीशन तक आपका फाइनल वॉल्यूम कितना हो चुका होगा, 4 लीटर हो चुका होगा। अब आप निकाले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। बताओ A के मोल्स कितने बचे हैं, 0.1 अपॉन 2 डिवाइड बाय कितना वॉल्यूम है 4, तो ये आपका आंसर होगा 0.0125 मोलर। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ए, ना कि बी। आया समझ में। ठीक है, कंडीशन को ध्यान रखना, क्वेश्चन में क्या कह रहा था आपको समझ में आ चुका होगा। नहीं समझ में आया तो मैंने काफ़ी बार रिपीट भी कर दिया, और फिर भी समझ में नहीं आया तो आप पॉज करके
दोबारा से देख लें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हम मूव करते हैं हमारे अगले टॉपिक पे। ये हम कंप्लीट कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को, ठीक है। देखो अभी तक हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को बस जनरलाइज किया है, ठीक है, और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, देखो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है भाई? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होगी? जहां पर जो रेट लॉ में कॉन्सेंट्रेशन यानी कि एक्टिव मास की पावर क्या रहेगी? 2 रहेगी, ठीक है। तो देखिए एक रिएक्शन मान लेते हैं हम, A गिव्स प्रोडक्ट, ठीक। अच्छा, एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कैसे पता चले भाई? एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? बहुत नॉर्मल सी बात कर रहा हूं, जैसे कि सपोज ये रिएक्शन है ना, अब यहां पर तो कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपको दिख नहीं रहा, फिर भी अगर हम रिएक्शन को सेकेंड ऑर्डर बोल रहे हैं यानी कि रिएक्शन कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन रही होगी, उसके मैकेनिज्म से समझ में आता होगा कि ये एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। देखो क्योंकि कोएफिशिएंट तो कितना है 1, तो ऑफकोर्स हम इसको अगर सेकेंड ऑर्डर बोल रहे हैं तो कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन रही होगी, ठीक है। या फिर बताओ इसको हम सेकेंड ऑर्डर कैसे लिख सकते थे? बताओ अगर मैं यहाँ 2 लिख देता तो क्या सेकेंड ऑर्डर हो जाती है क्या? नहीं, 2 लिखने से भी सेकेंड ऑर्डर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर 2 लिख दिया तो इसको यहां बोलना चाहिए था एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। तभी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहां जाएगा? पावर में, तब जाके कौन से ऑर्डर की बनेगी? सेकंड ऑर्डर की बनेगी, ठीक है। तो एक ऐसी नॉर्मल सी बात कर रहा हूं। तो देखो मान लो कि एक रिएक्शन हमने ले ली, ये सेकंड ऑर्डर की है ना, मैकेनिज्म से कोई मतलब नहीं है, ये कौन से ऑर्डर की है? सेकंड ऑर्डर की। तो बताओ आप इसका रेट लॉ क्या लिखोगे? रेट लॉ यानी कि रेट के ए टी की पावर 2। हाँ, ये जो ए होता है बेसिकली किसी टाइम टी की कॉन्सेंट्रेशन को तो बताता है कि भाई जिस टाइम पे आपसे रेट पूछ रहा होगा उसी टाइम की कॉन्सेंट्रेशन हमें चाहिए होगी, तो ये किसी टाइम टी की कॉन्सेंट्रेशन होती है। ए नॉट तो नहीं होता, आपको भी पता है बहुत पहले से, ठीक। तो माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए की पावर 2। ये भी ए टी, ये भी ए टी है, ठीक है। क्या करें? माइनस डी ए अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू डी टी। क्या करने वाले हम? इंटीग्रेशन करने वाले। बताओ लिमिट्स हम लिखते हैं। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे कितना था? ए नॉट, और किसी टाइम t पर ये क्या था? 8। बोलो सही है। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको शायद इंटीग्रेशन आता होगा, ठीक है। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा कितना? देखो माइनस साइन को मैं बाहर रख रहा हूं। इंटीग्रेशन होता है 1/x स्क्वायर का, dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है -1/x, यानी कि -1/a, -1/a, ए नॉट से कहां तक? 80 तक, इज इक्वल टू के 0 से कहां तक? t तक। अब देखें जब आप यहां पर लिमिट्स को पुट करोगे देखो ये क्या हो जाएगा। देखो माइनस माइनस में पहले तो मैं क्या लिख दे रहा हूं? माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो जब माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर अपर लिमिट 1/80 माइनस लोअर लिमिट 1/a0 इज इक्वल टू के टी माइनस 0। तो देखो फाइनली 1/80 माइनस 1/a0 इज इक्वल टू के टी। ये रहा आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ठीक है। देखें अब मैं आपको कुछ चीजें बता दूं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। ऑल्दो ये जो टॉपिक है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, बस इतनी सी चीजें इसके सिलेबस में है, लेकिन फिर भी हमें कवर तो करना पड़ेगा, ठीक है। हमें कुछ इसके इक्वेशंस याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जेई, भाई हम जेई दे रहे हैं तो जेई में ऐसा नहीं है वो बिल्कुल सिलेबस वाली चीजें नहीं पूछता है। थोड़ा बहुत भी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में वो पैराग्राफ दे देगा और आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, समझ रहे हो ना। क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो आपको किस फॉर्म में पूछ सकते हो? पैराग्राफ आपको खुद थोड़ा सा डिटेल देके पैराग्राफ की फॉर्म में आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है, ठीक है। तो ये चीजें हमें आनी चाहिए। ये हो गया इसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ठीक। अब हम दूसरी बात करते हैं इसकी ग्राफ की। तो ग्राफ हम बना रहे हैं, देखो यहाँ पर किसके बीच में? देखो किसी टाइम टी की कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ बनता है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा आप समझो, देखो यहाँ पर ए टी और टी के बीच में आप ग्राफ नहीं बनाओगे, आप यहाँ पर ग्राफ किसके बीच बनाओगे? 1/80 और
टी के बीच में, इस एनोड को अगर आप इस तरफ ले जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस के टी रहेगा। देखो अगर मैं इक्वेशन लिख दूँ, इक्वेशन में लिख रहा हूँ, इक्वेशन हो जाएगा 1/AT इज इक्वल टू 1/A0 प्लस, ये आपका इक्वेशन हो जाएगा जिसके थ्रू आप ग्राफ बनाओगे। ये वाई एक्सेस पे हो गया, ये एक्स एक्सेस पे हो गया। बताओ इंटरसेप्ट और स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, तो यानी कि ग्राफ का नेचर कुछ इस तरीके का होगा। इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप होगा k और इंटरसेप्ट क्या होगा 1/A0। ठीक है, तो ये आपका हो गया ग्राफ, आप इसको कॉपी करो। देखो आपने कॉपी कर लिया होगा। तो आज हमने काफ़ी सारी बातें कर ली हैं। आज हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था न्यूमेरिकल से, है ना, और उसके अलावा हमने और भी काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कि भाई अगर एक सेम टाइम इंटरवल में कॉन्सेंट्रेशन अगर जीपी में है तो ऑर्डर, वो रिएक्शन कौन से ऑर्डर की होगी, वो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की होगी। और हमने कोई आज बहुत ज़्यादा बातें नहीं की हैं, कोई बहुत ज़्यादा टॉपिक्स कवर नहीं किया। आज हमने न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस की है। और सबसे लास्ट में हमने पढ़ा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आया था वो क्या आया था, 1/AT माइनस 1/A0 इज इक्वल टू KT। हमने इसका ग्राफ भी बना लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इसकी हाफ लाइफ की और हम मूव करेंगे nth ऑर्डर रिएक्शन पे। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर और यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं।